ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP क्लास में आज गाइनोकोलॉजी में पिछले लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का निर्माण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ओवोजेनेसिस, यानी कि अब अंडे का निर्माण। अब ये मादा और उधर मेल में आज जो है ओवोजेनेसिस, अंडे का निर्माण। मादा में अंडों की कुछ संख्या का निर्धारण, अंडरलाइन कर लेना, जन्म के साथ ही हो जाता है और इनका बनना प्यूबर्टी की उम्र से मेनोपॉज तक होता है। प्यूबर्टी की एज से मेनोपॉज तक होता है। जब ये मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है तो ये ओवुलेशन बंद हो जाता है। मादा में अंडे को बनाने की क्रिया जो है उसी को ही ओवोजेनेसिस कहते हैं। बनने की क्रिया है कि बनाना तो क्या है, बनना है, बनता है। बनाना कौन सा हमने होता है। बनने की क्रिया जो है वो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है और ये बनती रहेगी। नर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भांति, नर के अंदर जो प्राइमरी हमने स्पर्मेटोसाइट पढ़ा था, अंडाशय पर प्राथमिक डिंब ग्रंथि की जनन उपकला, प्राथमिक अंडाशय पर प्राथमिक डिंब ग्रंथि की जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम, सेम जैसे स्पर्म बना वहीं से ये इसकी ओवरी की जो है जर्मिनल, ये हमने ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। फॉलिकल कैसे बनता है, जर्मिनल लेयर से किस तरह से, ये सारा हमने इसमें भी एक बार जो है पढ़ लिया हुआ है। अभी ये रिपीट हो रहा है। जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा ओवोगोनिया बनता है। उसमें स्पर्मेटोगोनिया, इसमें ओवोगोनिया बनता है। इस ओवोगोनिया में स्पर्मेटोगोनिया की भांति केंद्रक, उधर स्पर्मेटोगोनिया बना ना, इधर ये ओवोगोनिया बना, तो उस स्पर्मेटोगोनिया की भांति ही इसमें केंद्रक, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंगक सेम होते हैं जो सेल में है। ओवोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड होता है 2n तथा माइटोसिस विभाजन के द्वारा प्राइमरी ओवोसाइट्स का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा है कि माइटोसिस में तो मियोसिस में अर्धसूत्री है और माइटोसिस समसूत्री है, तो सेम रहेगा इसके अंदर। तो ये भी 2n पूर्ण वृद्धि को प्राप्त प्राथमिक डिंबाणुजनक कोशिका यानी कि प्राइमरी ओवोसाइट, ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। न्यूक्लियोलाइड में केंद्र की झिल्ली लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र सिकुड़कर घनी कुंडलिक अवस्था में आ जाते हैं। ये जो है हमने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है, जिन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। और तारकाय, दो तारक केंद्रक सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, ये पहले हमने पढ़ ली है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। विभाजित होकर सक्रिय ध्रुव पर स्थानांतरित हो जाते हैं। गुणसूत्र भी प्रत्येक ध्रुव की ओर खींचकर चले जाते हैं। क्रोमोसोम वह क्रोमेटिन का रूप धारण कर लेते हैं। तारक केंद्र के चारों तरफ पुंज एस्टर बन जाता है। पुंज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनके मध्य एक स्पिंडल विकसित हो जाता है। अंततः कोशिका के मध्य में प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने लगता है। वह दो भागों में विभक्त होकर दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। ये सेल डिवीजन जो है बताइए। दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या घटकर मियोसिस है ना, आदि हो जाती है। मियोसिस का ये प्रथम, सेम जैसे उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा, इसी तरह से इसमें भी दो विभाजन होंगे।
इसमें इसको ये प्रथम विभाजन मियोसिस का यह प्रथम विभाजन प्रथम परिपक्व विभाजन फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कहलाता है। प्रथम विभाजन न्यूनकारी विभाजन होता है, सेम है जो पहले उसमें हमने पढ़ रखा है। फलस्वरूप प्राथमिक डिंबाणु जनक कोशिका प्राइमरी ओसाइट दो अगुणित असमान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। बड़ी कोशिका जिसमें साइटोप्लाज्म परिपूर्ण होता है, को द्वितीयक डिंबाणु जनक कोशिका सेकेंडरी ओसाइट, ये तो बन गया सेकेंडरी ओसाइट, लेकिन जिसमें साइटोप्लाज्म कम है, अभी ये बताएगा। ये पोलर बॉडी, तो ये हमारे पास है प्राइमरी ओसाइट, दो ये हो गया डिंबाणु। सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं छोटी कोशिका जिसका केंद्रक द्वितीयक डिंबाणु जनक के समान होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म उसमें बहुत कम होता है। इसको प्रथम ध्रुविकाय फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है, जो द्वितीयक डिंबाणु जनक कोशिका से चिपका रहता है। इसको अगर आप इधर डायग्राम में आप देखोगे तो ये डायग्राम के अंदर आप देखें कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया गया है कि किस तरह से ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ 106 पे आप देखेंगे अपनी बुक में, तो आप देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ दे रखी है, और ये जो है एक साइड में जो प्राइमरी ओसाइट देखने को आपको सेकेंडरी ओसाइट देखने को ये मिलेगा। ये सेकेंडरी ओसाइट हो गया, और यहाँ ये फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ तक हमने इसको जो है पढ़ा है। छोटी कोशिका जिसका केंद्र की द्वितीयक डिंबाणु में समान होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाता है, जो द्वितीयक डिंबाणु जनक कोशिका से चिपका रहता है। तो अब दूसरा परिपक्व विभाजन, जिसे द्वितीय परिपक्व विभाजन कहते हैं, के द्वारा द्वितीयक डिंबाणु जनक कोशिका में वो सेम सम अर्धसूत्री विभाजन, सम का बराबर अर्धसूत्री के बराबर। अर्धसूत्री में क्या बना था? एन आया था, तो इसमें भी एन आएगा। तो ये सेम के द्वारा द्वितीयक डिंबाणु को सम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन में द्वितीयक डिंबाणु जनक कोशिका का अगुणित केंद्रक दो समान अगुणित केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यहाँ भी साइटोप्लाज्म विभाजन जो है वो अलग अलग होता है, एक में बड़ा ज़्यादा, एक में छोटा। असमान होने के कारण एक बड़ी व दूसरी छोटी कोशिका जन्म लेती है। द्वितीयक डिंबाणु जनक कोशिका में निर्मित बड़ी कोशिका को डिंबाणु पूर्व कहा जाता है, वह छोटी कोशिका के द्वितीयक ध्रुविकाय कहते हैं, यानी कि सेकंड पोलर बॉडी इसको कहा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बन गई है इसके बाद में। और इस परिपक्व विभाजन के समय प्रथम ध्रुविकाय भी दो पुत्री कोशिकाओं में। अब आप देखिए, ये जो सेकंड पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये भी आपने देखा होगा कि ये दो पोलर बॉडी, कई बार तो ये पोलर बॉडी दो में हो जाती है विभाजन, कई बार नहीं होती है, तो इसका डिजनरेशन हो जाता है। इसी तरह से सेकंड पोलर बॉडी है, इसका भी डिजनरेशन हो जाता है, ये नहीं रहती। और प्रथम परिपक्व व द्वितीय परिपक्व विभाजन के फलस्वरूप बने दो या तीन ध्रुवाणु, ये पोलर बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा न्यून होती है, स्वच्छ क्षेत्र में फंसकर अपहासित होकर लुप्त हो जाती हैं, यानी कि डीजनरेट हो जाती हैं। स्वच्छ क्षेत्र में ध्रुवाणुओं की संख्या एक या दो या तीन हो सकती है। देखिए, एक हो या दो हो सकती है। यहाँ पहली जो है प्रथम पोलर बॉडी दो में डिवाइड होके फिर ये तीसरी बन सकती है। तो इस तरह से ये दो या तीन हो सकती हैं। तो ये तीनों की तीनों जो पोलर बॉडी बनती है वो डिजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अतः एक प्राथमिक डिंबाणु जनक कोशिका से केवल एक डिंब का निर्माण होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन डिंब क्षरण से पहले डिंब ग्रंथि में हो जाता है, लेकिन दूसरा अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के समय, अंडरलाइन कर लेना इसको, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के समय होता है। गाय, भैंस, भेड़, सूकर के डिंब में डिंब क्षरण के समय एक ध्रुविकाय मौजूद होता है, यानी कि पोलर बॉडी एक पोलर बॉडी। जरूरी नहीं है ये, तो कहीं पे दो है, कहीं पे तीन है, कहीं पे एक है। तो ये
अगर मान लो फर्स्ट पोलर बॉडी आगे दो में डिवाइड होती है तो ये दो हो गई, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, नहीं भी होती हैं और ये डीजनरेट हो जाती है, और सेकंड पोलर बनती है पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी भी डीजनरेट हो जाती है। तो ये आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस जो हमने जाना कि ये डिंबाणु और शुक्राणु ओवम और शुक्राणु ये किस तरह से जर्मिनल एपिथेलियम से उधर जो है टेस्टिस से और इधर ओवरी से किस तरह से ये मैच्योर होते हैं, तो ये हमने पूरा का पूरा इस लेसन में हमने जाना। तो आज हम नया लेसन इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द बुल फॉर ब्रीडिंग, इसको हम हमारे लेसन नेक्स्ट लेसन में हम इसको कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।